लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉलोअप। फॉलोअप इस बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसे फोर्थ बेसिक बोलते हैं। फर्स्ट वाज लिस्ट बिल्डिंग, सेकंड वाज कॉन्टैक्ट इन्विटेशन, थर्ड वाज शो द प्लान एंड फोर्थ इज फॉलोअप, जिस पे आपके नतीजे निर्भर करते हैं। 80% मेहनत जब हो चुकी होती है तो 20% मेहनत जो बाकी बचती है उसे हम फॉलोअप कहते हैं, लेकिन इस पे 80% नतीजे निर्भर करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी कि द लास्ट सेक्शन वो आपके रिजल्ट को कन्वर्ट करने के लिए 80% ताकत रखता है। फॉलोअप का मतलब क्या है? प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट से दोबारा मिलकर उसके मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान करना तथा उन्हें पॉजिटिव निर्णय लेने में उनकी मदद करना हमारे फॉलोअप का उद्देश्य होता है। फॉलोअप के लिए आप उस सोच से जाते हैं कि आपको जो बात उससे कर चुके हैं उसके लिए रिजल्ट में उसको डिसीजन में कन्वर्ट करने के लिए आप बात करेंगे। कुछ फॉलोअप इमीडिएट प्लान के बाद होते हैं, उसको हम प्राइमरी फॉलोअप करते हैं, प्राइमरी फॉलोअप कहते हैं। प्लान खत्म होने के बाद, इफेक्टिव क्लोज वाले सवाल खत्म होने के बाद आप तुरंत जो उससे बातें कर रहे हैं उनको प्राइमरी फॉलोअप कहा जाता है। यस उसके बाद वाला सेक्शन आ जाता है सेकेंडरी फॉलोअप, जिसमें सामने वाला इस बात को कहते हुए टाल देता है कि मैं पूछ के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं बिजी हूं, कुछ समय बात करूंगा। उसके बाद उस व्यक्ति के साथ कंटिन्यू करना अपने रिलेशन को, अपनी बातचीत को दूसरे दिन बाद, 4 दिन बाद तक जारी रखना, उसे हम सेकेंडरी फॉलोअप कहते हैं। सेकेंडरी फॉलोअप कई बार कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक चलता है और कई बार कुछ महीने तक चलता रहता है, जब तक कि वो व्यक्ति अपने बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं ले लेता। आप 2 महीने पहले दिखाए हुए प्लान किए गए व्यक्ति को भी आज भी मिलकर मीटिंग के लिए दोबारा इनवाइट करके फिर से ज्वाइन करवा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जिन भी लोगों को प्लान करते हैं आप उसे एक रिकॉर्ड के रूप में डिटेल को, इंफॉर्मेशन को जरूर संभाल करके रखें। यह आपके लिए हमेशा काम में आने वाला डाटा होगा, जो मैं बताऊंगा लेटर ऑन क्या है। फॉलोअप करने के लिए मुख्य रूप से, इंपॉर्टेंट रूप से 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाएगा। एक हम बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड, और सेकंड इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन कैन बी आंसर। फील फेल्ट फाउंड यानी समझता हूं, लगा था, देखा वाला फार्मूला अपनाएं। इसका मतलब क्या है? जब सामने वाला कहता है कि मैंने पहले भी किया था, ये काम नहीं चलते, यस, ये सामने वाले की एक तरह से क्वेरी आपके सामने आई, तो आपने उसको क्या कहा कि सर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे इस बात से कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी शुरू में ऐसा लगा था कि ये काम नहीं चलता, जब तक मैंने इसका ये पार्ट नहीं देखा, जब तक मैंने ये नहीं जाना उसको बोलना। यानी कि आप उसको महसूस करवाते हैं कि वो सही है, आप उसे ऐसा बोलते हैं कि आप भी ऐसा सोचते थे, फिर आप बोलते हैं कि आपने क्या देखा। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता या मैं इस काम को नहीं समझा सकता, तो मैं उस व्यक्ति को इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहना चाहूंगा कि सर आप बिल्कुल सही हैं, ज्यादा लोगों की तरह बिल्कुल सही हैं, आपका ऐसा सोचना बिल्कुल जायज है कि आप ज्यादा लोगों को, आप किसी को ये बिजनेस नहीं समझा सकते। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था कि मैं इस बिजनेस को किसी को समझा नहीं सकता, पर फिर मैंने क्या देखा, मुझे गाइड किया गया कि यह बिजनेस आप अकेले नहीं, एक एक्सपर्ट टीम के साथ करते हैं। आप इस बिजनेस की खाली शुरुआत करते हैं, टीम आपकी मदद करती है। आप कोई भी सवाल लें, उस सवाल को फील फेल्ट फाउंड के आधार पर भूमिका बनाते हुए जवाब देने की तरफ बढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन कैन बी आंसर, सवाल ही जवाब है। इसका मतलब होता है कि उसने जो जवाब दिया, बेसिकली वो सवाल है, वो उसका जवाब फिर बन सकता है। जैसे मैंने किसी को प्लान समझाया, उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, यानी कि मैं बहुत बिजी हूं। इस टेक्निक का इस्तेमाल सवाल ही जवाब है में कैसे किया जाता है कि सर, उसने बोला कि मेरे पास समय नहीं है, यानी कि मैं इसलिए बिजनेस नहीं कर सकता। सर यही तो वो कारण है कि आप इस बिजनेस को करें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। इस बिजनेस को करने से आपके पास समय आ सकता है। वो कैसे, मैं ये आपसे बात करना चाहूंगा। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे? अगली बात जो इंपॉर्टेंट है उस पे आ जाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है, ये सवाल अक्सर आता है। पैसे नहीं है को क्वेश्चन कैन बी आंसर से हल किया जा सकता है कि सर यही तो वो कारण है कि आप इस बिजनेस को करें।
अगर आज आप उसका जॉब है, प्रोफाइल है, कुछ भी है, आप इस प्रोफाइल में हैं, उसके बावजूद आपके पास इतना छोटा सा अमाउंट नहीं है, सोचिए इन केस आपको इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या करेंगे। कई बार मैं इस चीज को, पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस सवाल का, इस बेहतर तरीके का इस्तेमाल करता हूं। जब उसको ये बता देता हूं कि वो बोलता है पैसे नहीं है, मैं बोलता हूं कि सोचिए आपको इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या करेंगे, सवाल ही जवाब से। फिर मैं पूछता हूं कि सर आप मुझे बताइए, इन केस आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, किसी का पांव फ्रैक्चर हो गया है और तुरंत डॉक्टर 20,000 रुपए का इंतजाम करने के लिए बोले, तो आप पैसे का इंतजाम करेंगे या नहीं करेंगे। सामने वाला बोलता है करेंगे। तो सर अगर जिंदगी बचाने के लिए पैसे का इंतजाम कर सकते हैं तो जिंदगी बनाने के लिए भी पैसे का इंतजाम करना चाहिए। यस, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ये एक अलग टॉपिक हो सकता है, क्वेश्चन आंसर राउंड। मैं आपको 100 क्वेश्चन के आंसर्स जो मैं बेहतर समझता हूं हो सकते हैं दे सकता हूं, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। हम आगे बढ़ते हैं। टेक्निक की बात की गई थी, वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। ये सवाल आपकी फॉलोअप करने में मदद कर सकते हैं। जब आप फॉलोअप करें, सेकेंडरी फॉलोअप करें, तो इन सवालों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन में शुरुआत करने में। जैसे जब किसी से दोबारा मिलना, तो ये पहला सवाल हो सकता है हाय हेलो करने के बाद कि सर मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन पैक दिया, क्या आपने उसे पढ़ा? यानी कि उस व्यक्ति को उस रूपरेखा पे लेके आने के लिए फॉलो पैक को बोलते हैं इंफॉर्मेशन पैक। हाँ या ना का जवाब कुछ और फिर आगे कन्वर्सेशन को लेके जा सकता है। प्लान करने के बाद यह सवाल पूछना बहुत बेहतर हो सकता है कि सर आपने पूरे प्लान को सुना या आपने पूरे प्लान को देखा, तो आपको इसके दो पार्ट्स में से, एक एजुकेशन पार्ट और एक बिजनेस पार्ट, इनमें से ज्यादा बढ़िया पार्ट कौन सा लगा, एजुकेशन पार्ट या बिजनेस पार्ट? इस तरह से बात करना, ऑप्शन देते हुए बात करना अच्छा होता है। ज्यादा पोर्शन आप सकारात्मक तरीके से पूछें। सकारात्मक मेरा मतलब है कि इस तरह से पूछें कि उसमें नो वाली ऑप्शन ही ना हो कि सर अगर इस बिजनेस को पार्ट टाइम करने से आपकी अच्छी इनकम आ, अगर आपको बिना डिस्टर्ब किए, बिना आपके बिजनेस को डिस्टर्ब किए हुए पार्ट टाइम करने से इस बिजनेस से अच्छी इनकम आ जाए तो आपके लिए बढ़िया होगा या बहुत बढ़िया? यही वो जवाब देगा। इसका मतलब है कि दोनों ही जवाब बेटर हैं और दोनों में से वो बेटर वाला जवाब जो आप सुनना चाहते हैं उस पर करें। ओपन मीटिंग में ऐसे सवाल अक्सर स्टेज पर पूछे जाते हैं। सिखाने वाली बात यह थी कि बातचीत जब भी करें ऑप्शन देते हुए बातचीत करें, उसमें से दो में से एक चुनाव करने के लिए आप उसे मोटिवेट करें। लोगों को हेल्प करना डिसीजन के लिए हमारी जिम्मेदारी है। जैसे आप पेमेंट कैश देंगे या ड्राफ्ट, ये ऑप्शन एक सवाल का होगा। सेकेंडरी फॉलोअप के समय प्रोस्पेक्ट को दोबारा शॉर्ट में प्लान अवश्य दिखाएं। अगर उसको एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है तो आप उसे इस तरह से रूपरेखा पर ला सकते हैं कि जो हमने सर आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर किया था, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करूं। उसमें पूरे प्लान को, 20 मिनट के प्लान को, 25 मिनट के प्लान को 5 मिनट में मोटे मोटे शब्दों में समझाया जा सकता है ताकि आप अपनी कन्वर्सेशन को, रूपरेखा को वहां पे सही जगह पे लेके आ सकें। फिर वो मैंने जो बात आपसे कही थी, सवालों का जवाब। सवालों का जवाब देने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है, मैंने आपको कहा था बीच में सवाल मत पूछिए। सवाल का जवाब देने के लिए उसको पेपर पे लिखते रहिए, 1 2 3 4 5। मान के चलिए सवाल लिखे गए 2, ये सर्टिफिकेट कौन देता है, पढ़ाता कौन है? अक्सर आप जब जवाब के लिए बात करेंगे तो उसको आप पूछेंगे सर और कोई सवाल, तो सामने वाला कहेगा नहीं नहीं पहले इसका जवाब दीजिए। यस यस, मेरा मानना है कि आप उसे उस समय जवाब मत दीजिए, पहले उन्हें कहिए कि सर और इसके अलावा कोई सवाल। नहीं नहीं पहले इसका दीजिए। नहीं सर, फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा हो तो फिर वो एक आध सवाल और पूछ सकता है। जैसे मैंने पहले भी सुना था, या कुछ भी बात उसने कही, उसको भी आपने एक शब्द देते हुए लिख लिया, सर और इसके अलावा, यानी कि और इसके अलावा कहराते हुए उसके साथ उसको ये कहने के लिए आप लेके आए कि नहीं बस। जब उन्होंने कहा तब आपको यह कहना बेहतर होगा कि सर अगर इन सारे सवालों के जवाब सेटिस्फैक्ट्री हो जाएं फिर इसे मिलकर किया जा सकता है। इसको बोलते हैं यस मोड में लेके आना। यस, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को पहले यस मोड में लेके आना है, फिर सवालों के जवाब देने हैं। इस बात में खुशी महसूस नहीं करनी, एक्साइटमेंट में नहीं आना कि यार ये सवाल तो मुझे आते हैं और आप शुरू हो गए हैं जवाब देने के लिए। जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे क्लोजिंग पे लेके जाने वाले हैं। बेटर वे, बेटर अप्रोच विल मेक बेटर रिजल्ट्स। यस मोड में लेके आना, ये इस बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट नियम है, आप उसको फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जो प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग में ना बदलें
उनसे भी संपर्क बना करके रखें। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए एक ऐसा डाटा बनेगा जो हर वीक में होने वाली मीटिंग या बड़े सेमिनार के रूप में आपके लिए एक काम करेगा कि आप उसको री इनवाइट करें। अगर रिलेशन बिल्डिंग रहेगा तो आप उसे लाने में जरूर कामयाब होंगे। कई बार आप ऐसी बात कहते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं कि सर कोई बात नहीं, आज आप इस बिजनेस को करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपकी कोई भी वजह हो सकती है, पर रिलेशन तो बना रह सकता है। मैं चाहूंगा कि हम आगे भी मिलते रहें और हमारा एक बहुत शानदार सेमिनार होने जा रहा है, उसमें बहुत कामयाब व्यक्ति आने वाले हैं, किसी व्यक्ति विशेष की एडिफिकेशन कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आपको उनसे जरूर मिलवाऊं। आप बिजनेस को करें या ना करें सर, मेरे कहने पर एक बार प्रोग्राम में तो आएंगे ना सर? यस। सामने वाला उस समय आपको हां कहने से कतराता नहीं है, ये आपके लिए डाटा हेल्प करता है। उन्हें बड़ी मीटिंग और सेमिनार के लिए आमंत्रण लिस्ट में रखें, यानी कि वो सारा डाटा जो क्लोजिंग में नहीं बदले। दूसरा फायदा, उनसे रेफरेंसेस लेते हुए अपनी लिस्ट अवश्य बढ़ाएं। याद रखिए, जब आप प्लान करेंगे, फॉलोअप करेंगे, इनवाइट करेंगे, तो आपको विफलता यानी कि फेलियर मिलना स्वाभाविक है, बिजनेस की नेचर है। 10 लोगों को प्लान किया तो 10 ज्वाइन नहीं कर रहे, 2 कर रहे हैं, 8 नहीं कर रहे, 10 को बुला रहे हैं, 8 नहीं आ रहे, 4 आ रहे हैं। ये बिजनेस का बेसिक नेचर है। यू जस्ट एंजॉय दिस प्रोफेशन, दिस बिजनेस, द नेचर ऑफ द बिजनेस। याद रखें, आपके प्रयास विफल होते हैं, आप नहीं। यानी कि अगर आप कर रहे हैं कुछ तो आपकी कुछ कोशिश फेलियर हो रही है, आप फेलियर नहीं हो रहे। दैट इज अ टेम्पररी फेलियर, अल्टीमेटली आप निश्चित सक्सेसफुल होंगे। यस। टिके रहकर लगातार प्रयास करने से आप बेहतर बनते चले जाते हैं। उसी चीज को बार बार करने से, दोहराने से आप बेटर होते हैं, बेस्ट होते हैं, परफेक्शन पर पहुंच जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। पहले 10, 20, 30, 40, 50 लोग आप ये सोच करके उनको मिलने की शुरुआत कीजिए, प्लान कीजिए कि आप बिजनेस को सीखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। अगर आपका प्रोस्पेक्ट नहीं ज्वाइन करता तुरंत, तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, डिमोटिवेट मत होइएगा, आगे बढ़िएगा। इस बिजनेस का एक मंत्र याद रखिएगा, इफ यस बेस्ट, इफ नो नेक्स्ट। अगर वो आ गया बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो पारी अभी बाकी है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्त। मान के चलें कि मेरे हाथ में एक इंपॉर्टेंट पेन है जिसमें डायमंड लगा हुआ है, बेशकीमती पेन। मैं किसी दूसरे व्यक्ति को देने की कोशिश कर रहा हूं, वो लेने से मना कर रहा है। पेन अभी भी किसके हाथ में है? मैंने उसके बाद दूसरे को दिखाया, उसने मना किया, किसके हाथ में है? तीसरे को दिखाया, उसने लेने से मना किया, किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। मेरे दोस्त, ये वो अपॉर्चुनिटी है। लूजर वो है जो ले नहीं पा रहा। प्लान के रूप में शानदार अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, जिससे किसी और की जिंदगी बदलेगी। जस्ट वन प्लान कैन चेंज द लाइफ। ये एक पारी खेलने की तरह है, एक बॉल करने की तरह है। आप बहुत सारी बॉल फेंक रहे हैं, हर बॉल विकेट पे लगे या जरूरी नहीं, लेकिन अगर ठान लें कि तब तक बॉल फेंकना है जब तक विकेट तक लग नहीं जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपकी बॉल विकेट हिट करेगी। रिकॉर्ड एंड एमएलएम में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन, उद्योगपति अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए उसमें काम जो भी होता है उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है, उसका क्या माल अंदर आ रहा है, क्या बाहर जा रहा है। इसी तरह से आप भी इस इंडस्ट्री में बीइंग ए नेटवर्कर एक बहुत बड़े बिजनेस को अगर खड़ा करने की सोच रखते हैं, तो आप अपने किए गए एक्शन को जरूर रिकॉर्ड करें। जो मैं आपसे एक प्लान के रूप में कहना चाह रहा हूं, प्लान हो तो उसे जरूर रिकॉर्ड करें। किस दिन प्लान दिखाया गया था, लिस्ट में लिखे हुए सारे नाम बाकी हो, एक फॉर्म हो जिसका नाम है रिकॉर्ड, एसटीपी रिकॉर्ड फॉर्म। अगर आप उसमें ये सारी चीजें लिख रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम, एज, प्रोफेशन, एजुकेशन, लिस्ट वाली सारी चीजें, फिर उसके बाद आ गया प्लान की डेट, फर्स्ट फॉलोअप कब हुआ, उसके कमेंट्स क्या है, सेकेंडरी फॉलोअप, सेकंड फॉलोअप, ड्यू डेट क्या है, ये आपने उसमें मेंशन किया। उसके बाद उसको वीकली अपडेट किया कि वो फॉलो मैच्योर हुआ या नहीं हुआ, आपने उसने कोई ओपन मीटिंग देखी या नहीं देखी, उसने कोई फॉलो पैक पढ़ा या नहीं पढ़ा। ये एक उसको हेल्प करेगा आगे बढ़ाने में, उनके नतीजों को बदलने में आपकी मदद करेगा। क्या मदद मिलेगी? डेली एक्शन को रिकॉर्ड ना करने पर आप पुराना डाटा भूल चुके होते हैं। अगर किसी को पूछूं कि आज से 8 दिन पहले या पिछले 15 दिनों में कितने प्लान किए, वो बोलता है 20। तो किन किन लोगों को किए? तो 20 नाम एक समय पे दोहराना उसके लिए मुश्किल होगा। किस डेट को हुए, क्या कमेंट से मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक डाटा लिखा हुआ है तो वो डाटा उसकी योजना को बनाने में, प्लानिंग बनाने में बहुत आसानी करेगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? यस। इसका प्रैक्टिकल मैं यहां पे कर सकता हूं। बोलने वाला बोलेगा सर इतने प्लान किए, मैं पूछूंगा कि वो नाम भूल चुका होगा, मुश्किल से 5-10 लोगों के नाम ले पाएगा। रिकॉर्ड ना रखने पर आपको अपने कार्य की गति पता नहीं चलेगी। सर बिजनेस नहीं चल रहा,
बहुत हद तक इस बिजनेस के ना चल पाना, यानी कि इस भाषा का इस्तेमाल लोग जब करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, बिजनेस नहीं चल पा रहा, यह निकलता है कि वो उतनी संख्या में प्लान नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा जो करना जरूरी है। यस, सारा रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है, उसकी संख्या नहीं पता चलती, उसकी गति नहीं पता चलती। रिटर्न रिकॉर्ड आपको बताएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी कितने प्लान हुए, इन द मंथ ऑफ दिसंबर कितने प्लान हुए। यस, रिकॉर्ड करने से आप अपने काम को एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, उसको रीडिस्कस कर सकते हैं अपनी अपलाइन के साथ। बिना रिकॉर्ड के आपकी कोई भी अपलाइन आपको, जहां कोई आपकी सीनियर अपलाइन सेमिनार के लिए एज ए गेस्ट स्पीकर जब वहां पहुंची है, अगर रिकॉर्ड लेके बैठेंगे वो आपको अच्छा गाइड कर सकेंगे, वो रीजन एनालाइज करेंगे, नतीजे ना आने का क्या रीजन है, उससे आपको जो उस व्यक्ति से रीअपॉइंटमेंट आपने रखी थी वो मैच्योर नहीं हुई, इस बारे में पता चलेगा। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादा रिजल्ट हम इसलिए नहीं ले पाते, ज्यादा क्लोजिंग हम जो किए हुए प्लान है उनको क्लोजिंग तक इसलिए कन्वर्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम उस व्यक्ति के साथ जो हमारा सेकेंडरी फॉलोअप होता है उसको मैच्योर नहीं कर पाते, यानी कि जो प्रोस्पेक्ट है वो हमें मिलने के लिए टालता है और वो हम टल जाते हैं, हम उसका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं करते कि हम दोबारा उसे पकड़ें और फॉलोअप के लिए अपॉइंटमेंट मैच्योर करने में कामयाब हो पाएं। यह चीज करने से आपके नतीजे बदल जाते हैं। नेक्स्ट, आप अपने प्रत्येक एक्शन को रिकॉर्ड करके उसकी अपलाइन को देना फीडबैक प्रोग्राम है, टेलीफोन के जरिए मिलकर अपने कार्य की पूरी जानकारी अपलाइन तक पहुंचाएं। आप अपलाइन के अनुभव का, एक्सपीरियंस का फायदा ले सकते हैं। जब आप डिस्कस करेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि बेटा यहां क्या करना है या कैसे ब्रदर करना है। ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले बुरे दौर से बचाएगा। कई बार लोग अकेले काम करते हैं, लिस्ट को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को समझ लीजिए खुद खराब कर लेते हैं, उनको सही हैंडल ना कर पाने की वजह से अब वो दोबारा उन प्रोस्पेक्ट से मिलने में कामयाब नहीं होते, तो वो बिजनेस का एक फेलियर फेस चला जाता है। अपलाइन उस समय आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर आप हर वीक अपने काम को एनालाइज करेंगे तो अपलाइन उन फॉलोअप्स को मैच्योर करने में आपकी मदद करते हुए आपके नतीजों तक बदलने में आपकी ज्यादा मदद कर सकती है। यानी कि इससे आपके और आपकी अपलाइन के बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं बनेगा, इससे आपके प्रति आपकी अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और उससे आपके लिए रिजल्ट बढ़ आएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्त? यस। कार्य विश्लेषण से आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं, फिर उसे दूर किया जा सकता है। फिर वही बात कि उसको विश्लेषण यानी कि एनालाइज करते हुए सही प्लानिंग बनाई जा सकती है, उस पर अमल किया जा सकता है, जो आप खुद भी कर सकते हैं, अपनी अपलाइन के साथ कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हफ्ते में एक बार आपका उस अपलाइन के साथ बैठना जरूरी है जिसे आप अपनी एक्टिव अपलाइन मानते हैं, और उसके साथ उन प्लान और उन फॉलोअप्स के बारे में चर्चा करना जरूरी है जो आपने पिछले वीक एक्शन में किया, ताकि सही समय पर उसको डिसीजन में कन्वर्ट किया जाए। ये था दोस्त 4 बेसिक्स, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलोअप। आई विश आपको मजा आया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्त? यस।